नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम योगी के साथ, जहां गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर। संख्या में प्रतिभाग कर रहे हैं और वहां मेडल भी प्राप्त कर रहे हैं। जो खिलाड़ी ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिभाग करते हैं, उन खिलाड़ियों के लिए भी प्रोत्साहन स्वरूप सरकार उन्हें सहायता प्रदान करती है। सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन उन्हें दिया जाता है वह उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और इसका केंद्र बिंदु कोई और नहीं, हमारे स्कूल कॉलेजेज हैं, जहां पे हम इन खेलकूद की गतिविधियों को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए सरकार ने तय किया कि उत्तर प्रदेश में अब तक 3 स्पोर्ट्स कॉलेज थे। हम लोगों ने तय किया है कि हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर अवश्य होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक रीजन को हम खेल के बारे में अलग अलग खेल को सौंप सकेंगे और उस खेल को वहां पर अच्छे ढंग से वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिस करने की सुविधा, कोचेज की व्यवस्था, टीम मैनेजर के रूप में बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था वहां दे सकें और उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर दे सकें। उत्तर प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी निर्माण हो रहा है। उसका पहला सत्र इसी सत्र में हम लोगों ने मेरठ में प्रारंभ किया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पे विश्वविद्यालय मेरठ में स्थापित हो रहा है। सरकार ने निर्णय लिया कि हर एक जनपद में स्टेडियम हो, हर एक विकास खंड पे मिनी स्टेडियम हो, हर गवर्नमेंट कॉलेज में हम मिनी स्टेडियम का निर्माण कर रहे हैं। आज इसी का परिणाम है कि 18 जनपदों के राजकीय इंटर कॉलेजेज में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें लगभग 5 करोड़ रुपए हम मिनी स्टेडियम के लिए कॉलेज को उपलब्ध करवा रहे हैं। गोरखपुर मंडल में, गोरखपुर और महाराजगंज में भी ये मिनी स्टेडियम के कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से भी निर्माणाधीन है और हम लोगों ने खेल और युवा कल्याण विभाग के माध्यम से भी पहले से भी बनाए हैं। हर स्कूल में खेल का मैदान भी हो, क्योंकि जब हमारा बच्चा खेलेगा तो तभी खेलेगा, तभी वह अपनी प्रतिभा का लाभ देश को दे पाएगा। और भारतीय मनीषा तो हमेशा इस बात को मानती रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी हमारे साधन हैं धर्म के, वे सभी स्वस्थ शरीर से ही हो पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना भारतवासियों के सामने दी। इसके लिए स्वस्थ रहना भारत का बहुत आवश्यक है। हर नौजवान का स्वस्थ रहना आवश्यक है। ये सभी कार्यक्रम स्वस्थ भारत और सशक्त भारत की दिशा में उठाए गए कदम का हिस्सा है और भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और इसी को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक विद्यालय को 25,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद और प्राथमिक विद्यालयों में 5,000 रुपए, प्राथमिक विद्यालयों में 10,000 रुपए, जूनियर हाई स्कूलों में खेल और खेलकूद की प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रदेश सरकार ने यानी खेल अब केवल समय बर्बाद करने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन के सर्वांगीण विकास का, यह अपने आप में एक नई
विकास की धारा को आगे प्रभावित कर रहा है और सर्वांगीण जीवन के निर्माण का भी एक माध्यम बन चुका है। जिन खिलाड़ियों ने प्रदेश देश के लिए मेडल जीते हैं, ऐसे 500 से अधिक खिलाड़ियों को अब तक हम मेडल प्राप्त प्रदेश सरकार में नौकरी उपलब्ध करवा चुके हैं, यानी डिप्टी एसपी की नौकरी सीधे उन्हें हम सरकार के द्वारा उपलब्ध करवा देते हैं। अन्य महत्वपूर्ण पदों पर देते हैं। अभी हाल ही में हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि जो खिलाड़ी देश के लिए खेलेगा, अगर वह सरकारी नौकरी में है तो खेल के दौरान वह सरकारी नौकरी का हिस्सा माना जाएगा। उसकी नियमित प्रैक्टिस हो सके, इसके लिए भी सरकार ने उसे प्रोत्साहन दिया है। चलिए अब जिक्र करते हैं भारत आ रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जो 2 दिवसीय भारत दौरे पर है। पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली में भव्य तैयारियां की गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय दौरे पर भारत में रहेंगे। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। दिल्ली में जगह जगह प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रपति पुतिन के बैनर, पोस्टर्स और होर्डिंग लगाए गए। एयरपोर्ट से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक और भारत मंडपम से लेकर राष्ट्रपति भवन तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो वहीं तमाम तरीके की तैयारियां व्लादिमीर पुतिन के स्वागत को लेकर की जा रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन मायनों में रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ये भारत दौरा अहम माना जा रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार भारत यात्रा, अमेरिकी रूस तनाव के बीच भारत का संतुलित नीति, ट्रंप के टैरिफ दबाव के बावजूद मजबूत साझेदारी, बड़े रक्षा और ऊर्जा समझौते होने की तैयारियां, नया पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट का विकल्प संभव। तो वहीं ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे, आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं, जहां भारत ने साबित किया कि स्वतंत्र विदेश नीति जारी की गई है। मोदी पुतिन वार्ता में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा पर फोकस। तो वहीं आपको बताते चले, नया पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट का विकल्प संभव, जिसे लेकर भारत ने साबित किया स्वतंत्र विदेश नीति जो है जारी की गई। मोदी पुतिन वार्ता में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा पर फोकस किया जाएगा, जहां यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार भारत यात्रा, अमेरिकी रूस तनाव के बीच भारत में संतुलित नीति, ट्रंप के टैरिफ दबाव के बावजूद मजबूत साझेदारी, बड़े रक्षा और ऊर्जा समझौते होने की तैयारियां, जहां नया पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट का विकल्प संभव होगा। भारत ने साबित किया स्वतंत्र विदेश जारी नीति। भारत आने से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा गिफ्ट दिया जिसने हिंद महासागर से लेकर एशिया प्रांत तक हलचल मचा दी है। पुतिन के दौरे से ठीक पहले भारत ने ब्रह्मोस का दमदार प्रदर्शन किया और रूस ने जवाब में भारत को ऐसे हथियार ऑफर किए हैं जिसने एशिया में सामरिक समीकरण बदल सकते हैं। सवाल बड़ा है, क्या रूस भारत को Su-57 और S-500 जैसे सुपर वेपन्स देने की तैयारी में, और क्या नई SSN सबमरीन की डील हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ को कड़ा जवाब होगी? देखिए ये खास रिपोर्ट। ब्रह्मोस प्रदर्शन का रणनीतिक संदेश, भारत को नई SSN सबमरीन की तैयारी, रूस का Su-57 और S-500 देने का संकेत, हिंद महासागर में चीन को कड़ा जवाब, दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर बड़ा असर, पुतिन का बड़ा गिफ्ट। भारत आने से पहले ही रूस ने भारत के लिए ऐसा संदेश दिया जो सीधे सीधे दोनों देशों के रक्षा रिश्तों की गहराई को दिखाता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान साफ है, भारत और रूस के संबंध कूटनीति से बढ़कर है। रूस भारत के साथ अपने मिसाइल कार्यक्रम की तकनीक साझा करने के लिए तैयार है, यानी ये सिर्फ विजिट नहीं, ये रणनीतिक साझेदारी का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। रूस ये दिखाना चाहता है कि पश्चिमी दबाव के बावजूद भारत उसका सबसे विश्वसनीय पार्टनर है और वो अब भारत को अगली पीढ़ी के हथियार भी देने में पीछे नहीं रहेगा। ब्रह्मोस प्रदर्शन का क्या मतलब? पुतिन के दौरे से पहले भारत ने जिस तरह ब्रह्मोस का डेमो दिया, उसने दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी है, विशेषकर बांग्लादेश जो चीन के साथ मिलकर समुद्री क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। उसे भारत का यह संदेश बिल्कुल साफ है कि भारत की स्ट्राइक क्षमता और समुद्री सुरक्षा आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। ब्रह्मोस का प्रदर्शन इस बात की तैयारी
न्यूक्लियर सबमरीन होगी। ये भारत को मिलने वाली दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन होगी। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती पनडुब्बी गतिविधियों के बीच ये डील भारत और रणनीतिक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी। INS चक्र की 10 वर्षीय लीज ने भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाई थी, लेकिन ये नई SSN भारत को भीषण अंडरसी डोमिनेंस दिला सकती है। भारत ब्रह्मोस अपग्रेड, नई SSN और S-500 Su-57 की संभावित खरीद, रूस तकनीक साझा करने का ऑफर, रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाई, चीन हिंद महासागर में बढ़ती नौसेना मौजूदगी, बांग्लादेश समुद्री क्षेत्र में नई रणनीतियां, भारतीय शक्ति से बेचैनी। रूस ने संकेत दिया कि वह भारत को 5वीं पीढ़ी का Su-57 स्टील्थ फाइटर और S-500 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑफर कर सकता है। ये दोनों सिस्टम भारत की वायु और स्पेस डिफेंस को अगले स्तर पर ले जाएंगे। Su-57 हवा में चीन के J-20 को चुनौती दे सकता है। S-500 स्पेस लेयर मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। पाकिस्तान के पास तुलना योग्य सिस्टम नहीं, चीन के सामने सामरिक संतुलन बदल सकता है। पुतिन के दौरे के दौरान इस पर चर्चा और संभावित सहमति की उम्मीद। बांग्लादेश के लिए संदेश, ब्रह्मोस प्रदर्शन और रूस के बढ़ते रक्षा सहयोग का एक बड़ा संदेश ढाका की ओर भी गया है। पूरा घटनाक्रम सिर्फ हथियार डील नहीं बल्कि भारत रूस संबंधों के नए अध्याय की शुरुआत है। पुतिन की यात्रा, मिसाइल तकनीक साझा करने की पेशकश, SSN लीज, Su-57 S-500 पर चर्चा, ब्रह्मोस का प्रदर्शन, ये सब मिलकर दिखाता है कि रूस और भारत एशिया में नई स्ट्रेटेजिक एक्सेस खड़ी कर रहे हैं। पुतिन के भारत दौरे से पहले जिस तरह हथियार, कूटनीति और रणनीति के मोर्चे पर तेज हलचल हुई है, उसने ये साफ कर दिया है कि भारत रूस साझेदारी आने वाले सालों में एशिया की सुरक्षा को नए सिरे से परिभाषित करने वाली है। क्या भारत Su-57 और S-500 जैसे हाई एंड सिस्टम खरीदेगी? क्या नई SSN चीन की चुनौती का जवाब बनेगी? और क्या ब्रह्मोस प्रदर्शन दक्षिण एशिया में भी शक्ति संतुलन का संकेत है? पुतिन के दौरे के बाद तस्वीर और साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV। एक तरफ जहां राष्ट्रपति पुतिन की चर्चा जोरों पर है, तो वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कुछ अलग ही कहना है। उनका कहना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास भारत दौरे पर पृष्ठभूमि में दावा किया कि विदेशी मेहमानों ने विपक्षी नेता से मिलने की परंपरा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका पालन नहीं कर रहे, जिससे उनकी असुरक्षा की भावना जाहिर होती है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व हम भी करते हैं, सिर्फ सरकार नहीं करती है। मैं आपको बताता हूँ, जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि LOP के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि LOP से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। चलिए अब बात करते हैं भारतीय सेना की, जिसका नाम दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में लिया जाता है। भारत की तीनों सेनाएं थल, जल और वायु देश की सीमाओं की सुरक्षा में तत्पर है। इतिहास पर नजर डालें तो दुश्मन देश ने जब भी भारत पर आक्रमण की कोशिश की, जो जमीन के जरिए ही की, नौसेना की कड़ी सुरक्षा ने कभी विरोधियों को जल तक आने नहीं दिया। भारतीय नौसेना के जवानों ने जल प्रहरी कहा जाता है, जो अपने नाम की ही तरह जल मार्ग की सुरक्षा में मुस्तैद रहते। उनके अदम्य साहस, पराक्रम और उपलब्धियों का सम्मान देने के लिए एक दिन समर्पित किया गया है। हर साल दिसंबर महीने में भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। वहीं इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, जिसका जिक्र हम करने जा रहे हैं। उन्होंने लिखा, इंडियन नेवी के सभी लोगों को नेवी डे की बधाई। हमारी नेवी बहुत हिम्मत और पक्के इरादे की पहचान है। वे हमारे किनारों की सुरक्षा करते और हमारे समुद्री हितों को बनाए रखे हैं। हाल के सालों में हमारी नेवी ने आत्मनिर्भरता और मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान दिया। इससे हमारे सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलती है। मैं इस साल की दिवाली कभी नहीं भूल सकता, जो मैंने INS विक्रांत पर नेवी के लोगों के साथ बिताई। इंडियन नेवी को उनके आगे के कामों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
वन नेशन वन इलेक्शन पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी हाई लेवल कमेटी ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 2 बिल तैयार किए, उन्हें 2024 में लोकसभा में पेश किया और दोनों बिल अभी जेपीसी के पास है, जहां उनकी जांच हो रही है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा देश में लागू होती है तो ये भारत के विकास के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट हमारी समिति ने, जो हाई लेवल कमेटी थी, उसने राष्ट्रपति जी को सौंप दी थी। उसके पश्चात सरकार ने उसके आधार पर 2 बिल तैयार किए, लोकसभा में पेश किए 2024 में, और वो अभी दोनों बिल जो हैं वो गए हुए हैं जेपीसी के पास। जेपीसी उसको एग्जामिन कर रही है। एक चीज मैं जरूर आपके माध्यम से सभी देशवासियों को कहना चाहूंगा कि अगर ये अवधारणा लागू हो जाती है देश में, तो मुझे लगता है इट विल प्रूव टू बी ए गेम चेंजर भारत के विकास के लिए। इसमें अभी जो हमारा साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो चलते हैं, हर साल पूरे भारत में 4 या 5 राज्यों में चुनाव होते हैं, और उसमें हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो सब लग जाती है। खास करके इसकी जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी होती है वो हमारी शिक्षा होती है, बच्चों की, क्योंकि टीचर्स इसमें अधिक लगते हैं। तो टीचर्स जब इस काम में लग जाएंगे, चुनाव कराने में, चुनाव की लिस्ट बनाने में, इन सब चीज़ों में लगेंगे, तो स्वाभाविक है कि वो बच्चों को जो पढ़ाई का समय देना चाहिए वो नहीं दे पाते। और कभी कभी बच्चे भी हमारे जब एग्ज़ाम होते हैं तो वो शिकायत भी करते हैं कि ये जो पेपर आया है वो आउट ऑफ सिलेबस है। और ये बात सच है, सिलेबस के बाहर इसलिए होगा क्योंकि टीचर्स को टाइम नहीं मिला उनको पढ़ाने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ मोटे तौर पर जो है ये पूरे देश के विकास के लिए, देश के भविष्य के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है, और इसको सभी देशवासी है। अभी जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है, कमेटी का भी जो इंटरेक्शन हो रहा है, उससे हम एक जो देशवासियों की एक जो झुकाव है वो सबका यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो अवधारणा है उसको देश को स्वीकार करना। तो वहीं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वें स्थापक सप्ताह समारोह में अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये वर्ष हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगले 6 वर्ष के भीतर शिक्षा परिषद शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आत्म मंथन केवल स्वयं के विकास के लिए नहीं, एक छात्र के स्वर्गीय विकास और राष्ट्र और समाज के लिए हमने अपनी भूमिका कितनी निभाई, इसका आत्म मंथन करना है। हमारे महापुरुष हो या देश की रक्षा के लिए जाने जाने वाले सैनिक हो, सभी हमें प्रेरणा देते हैं। क्योंकि अगले 6 वर्ष के अंदर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रही है। यानी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध सभी संस्थाओं के सामने अपने 100 वर्षों की इस यात्रा के आत्म मंथन का एक अवसर है। और आत्ममंथन केवल स्वयं के विकास के लिए नहीं, बल्कि एक छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए, समाज और राष्ट्र के प्रति हमने अपनी भूमिका का निर्वहन किस रूप में किया है, इस पर आत्मावलोकन करने का एक अवसर यह समारोह हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। आज जब हम लोग उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर उपस्थित हैं, मैं इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में
जिन्होंने अपनी एक शानदार। तो वहीं संसद में शीतकालीन सत्र का चौथा दिन रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद में मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों ने दिल्ली के एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। कई विपक्षी सांसद गैस मास्क पहनकर पहुंचे। सांसदों ने एयर पोल्यूशन के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की। तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदूषण पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमें कौन सा मौसम एंजॉय करना चाहिए, बाहर के हालात तो देखो। जैसे सोनिया जी ने कहा, बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें अस्थमा है और उन्हें उनके जैसे सीनियर सिटीजन को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। हालात साल दर साल खराब होते जा रहे हैं। विपक्ष का पॉल्यूशन पर प्रदर्शन, बैनर पर मोदी की तस्वीर, लिखा मौसम का मजा लीजिए। विपक्ष की मांग, प्रदूषण पर चर्चा, प्रियंका का की प्रदूषण पर चिंता, वहीं मां को सांस लेने में दिक्कत। तो वहीं दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदूषण को रोकने के लिए मिस स्प्रिंग प्रोजेक्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पानी के छिड़काव के लिए हमने अनेकों प्रावधान किए, लेकिन मिस्ट भी अपने आप में बहुत बड़ा समाधान दिखाई दे रहा है। उसको पहले हमने एनडीएमसी के क्षेत्र में किया था और उसका परिणाम अच्छा आया। अब दिल्ली की सभी सड़कों पर इसे लेकर जाने की एक विस्तृत योजना दिल्ली सरकार बना रही है। उसके तहत आज हमने आईटीओ में इलेक्ट्रिक पोल पर मिस्ट लगाया, जिसका परिणाम अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में 9 जगह हम मिस्ट लगाने का काम कर रहे हैं जहां प्रदूषण बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है। इसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। अब इसका विस्तृत प्लान बनाते हुए दिल्ली के हर कोने में इसको ले जाने के लिए काम करेंगे। ये सबके लिए अच्छा रहेगा। हमने सबको काम सौंपा है, हम सब मिलकर इस प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और ये प्रदूषण के विरोध में ये लड़ाई सफल होगी। आसपास का जितना एरिया है वहाँ सभी जगह जहाँ पे मैक्सिमम हॉटस्पॉट क्या है, हॉटस्पॉट है कि जहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन जहाँ पे सबसे सीवियर है, तो उन सभी जगहों पर हम इस मिस्ट पोल को लगा रहे हैं, उसके पूरी अरेंजमेंट कर रहे हैं और उसके साथ साथ अब इसको विस्तृत प्लान बनाते हुए दिल्ली के हर कोने में इसको ले जाने के लिए काम करेंगे। एक अच्छा रिजल्टफुल एक्ट ये रहेगा। हमने अभी एक समिति का भी गठन किया है जिसमें सारे टॉप के हर सेगमेंट से हम लोगों को जोड़ रहे हैं, जो इसके एक्सपर्ट हैं, जिनकी अपनी राय इसमें काम करेगी और उनके सुझाव भी हम लेते हुए दिल्ली के पॉल्यूशन पे काम करेंगे। हर एक एजेंसी, चाहे वो डीडीए हो, एमसीडी हो, डीएसआईडीसी हो, हर पीडब्ल्यूडी हो, हर एक को हमने काम सौंपे हैं ताकि पॉल्यूशन के जितने भी सेगमेंट हैं उन सब पे काम किया जाए, गड्ढों को पूरी तरह भरा जाए, सड़कों को वॉल टू वॉल कारपेटिंग किया जाए, जितनी हमारी सेंटर वर्ज है वहाँ पौधे। और मैं जनता से भी ये निवेदन करना चाहूंगी कि 311 की जो ऐप है, आपको कहीं गड्ढा दिखाई देता है, आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि यहाँ डस्ट उड़ रही है, प्लीज आप 311 पे जरूर उसे डालें। कहीं आपको ऐसे सीवियर कूड़े का प्रॉब्लम दिखता है, हमारी ओर से सभी एजेंसीज को पूरी तरीके से ताकीद है कि इसको तुरंत समाधान देना है 72 घंटे के अंदर अंदर। आपका संज्ञान, आपका इनिशिएटिव भी इस दिशा में काम करेगा। और इसके अलावा भी जनता से मेरा यही निवेदन है, जो हमने चौकीदारों को हीटर बांटने का काम शुरू किया है, तो सभी आरडब्ल्यूएस अपने चौकीदारों को हीटर इत्यादि दे ताकि कोई भी लकड़ी ना जले, कोई कोयला ना जले, क्योंकि वो सब भी प्रदूषण में एक बहुत बड़ा इनपुट डालता है। हम सब मिलकर के इस पॉल्यूशन की लड़ाई को लड़ेंगे। पॉल्यूशन के विरुद्ध दिल्ली वालों का युद्ध सफल होगा और समय के साथ इस फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।